दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरियाने में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश व देशांतर, जो हम अपने वन लाइनर पुस्तक के माध्यम से इसका पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे। और दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम अक्षांश रेखाओं की। सबसे पहले अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं देखेंगे, उसके बाद हम देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। यानी भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर या दक्षिण में दिए गए किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यानी अक्षांश जैसे ये अपना ग्लोब हो गया, ये अपनी होगी भूमध्य रेखा, ठीक है। और इससे किसी इसको आधार मानते हुए किसी भी स्थान, जैसे मान लो यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, उत्तर या दक्षिण में कोई भी स्थान दे रखा है, उसकी अगर कोणीय दूरी हम ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ, ये जो कोणीय दूरी है इनकी, इनको हम क्या कहेंगे, इनको अक्षांश कहेंगे। भाई इतने डिग्री पर ये स्थित है। तो अक्षांश का मतलब हो गया कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में कोई भी स्थान है, उसकी जो कोणीय दूरी होती है वह अक्षांश कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भाई ये जो अपना ग्लोब है, पहली बात तो हमें ये समझना है कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं ग्लोब के ऊपर काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। तो इस रेखा सहित कुल अक्षांश कितने हैं? तो कुल अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर में है टोटल 90 अक्षांश, और दक्षिण में है यहाँ तक 90, ठीक है। तो 90 90 180 प्लस में एक, ये भूमध्य रेखा। टोटल अक्षांशों की अगर मतलब संख्या पूछी जाएगी तो टोटल अक्षांश आ जाएंगे 181, यानी 181। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं? तो दोस्तों देखो, ये जैसे अपना पूरा ग्लोब है, ये अक्षांश, हर अक्षांश रेखा है वह एक पूर्ण वृत्त बनाती है, एक पूरा गोला बनाती है। तो ये 0 डिग्री, इसके उत्तर के अंदर जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं सब पूर्ण वृत्त बनाती है। लेकिन 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश एक बिंदु मात्र है, केवल एक पॉइंट है, वो कोई रेखा नहीं है। तो अक्षांश रेखाएं आएंगी तो भी 179 ही आएगा, अक्षांश आएंगे तो 181 आएगा, लेकिन अक्षांश वृत्त आएगा तो अक्षांश वृत्त भी 179 ही आएगा, क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश है वो बिंदु मात्र हैं, वो कोई वृत्त नहीं बनाते हैं। तो अक्षांश वृत्तों की संख्या आ जाएगी 179। अगला प्रश्न हमारा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो लगभग होती है 111 किलोमीटर। और दोस्तों याद रहे कि चूंकि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर खींची जाती है, तो इनकी बीच की दूरी है वो समान होती है 111 किलोमीटर। और दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच का जो भाग है, जो जो जगह होती है, उसको हम कहते हैं जाल या कटिबंध, ठीक है। तो दो चीज़ समझ में आ गई कि दो अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, ठीक है, पूर्व पश्चिम के अंदर। इनके बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच की जो खाली स्थान होता है, उसको हम जाल या कटिबंध कहते हैं। जबकि जो देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण यानी दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई जो रेखाएं खींची जाती हैं, उनके बीच की जो जो क्षेत्र होता है उसको हम गोरे कहेंगे। यानी कि देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोरे, जबकि अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जाल या कटिबंध कहते हैं। अब हम बात करते हैं अक्षांशों की सामान्य विशेषताओं की। अक्सर ये प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा से संबंधित सत्य कथन है या नहीं है? तो नंबर एक तो ये ग्लोब के ऊपर पूर्व से पश्चिम में खींची जाती है, ठीक है, इस प्रकार से पश्चिम पूर्व में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं। कैसी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं हैं। दूसरा, 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी अक्षांश को छोड़कर, ये दोस्तों ये इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, पूर्वी पश्चिम नहीं आएगा, उत्तरी दक्षिणी आएगा। 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को छोड़कर सभी रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है, 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश है वह एक बिंदु मात्र है। अगला है, सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है। बिल्कुल सही है, अर्थात अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है, यानी इनका व्यास कम होता जाता है। बिल्कुल सही बात है, भूमध्य रेखा यानी सबसे बड़ा, अगर मतलब पूर्ण वृत्त की बात की जाए, पूर्ण वृत्त की यानी सबसे बड़ा अगर अक्षांश रेखा कोई वृत्त बनाती है तो वो आएगा भूमध्य रेखा। क्यों? भूमध्य रेखा के ऊपर पृथ्वी की मोटाई सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर और जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे इनकी लंबाई है वो कम होती हुई चली जाएगी, इनका व्यास कम होता हुआ चला जाएगा। इनके बीच की दूरी समान होती है, ठीक है, लेकिन
इनकी जो लंबाई है वो ऊपर और नीचे की ओर जाने पर, यानी उत्तरी ध्रुव की और दक्षिण ध्रुव की ओर जाने पर इनकी लंबाई कम होती जाती है, और उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के ऊपर जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 90 डिग्री दक्षिण है, वहाँ पहुँचते पहुँचते ये बिंदु मात्र के ऊपर सिमट जाती है। तो ये कुछ अक्षांशों की सामान्य विशेषताएं थी। देशांतरों की जो विशेषता है वो इनसे विपरीत आ जाएगी, आगे हम देखेंगे। ग्लोब मानचित्रों पर किसी स्थान शहर की उत्तरतम और दक्षिणतम स्थिति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों अक्षांशों के द्वारा। 0 डिग्री अक्षांश से हम किसी स्थान की कोणीय दूरी को मापते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों के अंदर विभाजित करती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। यानी कि ये हमारी पृथ्वी होगी, और इसको दो भागों के अंदर बांटने वाली ये जो रेखा है बीचों बीच, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसके ऊपर वाले भाग को हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को कहेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। यानी ये पूरा गोला है, उसका आधा हिस्सा गोलार्ध, गोले का आधा हिस्सा। अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में बात कर लें कि वह रेखा जो ग्लोब पर पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वह तो होगी भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, और यह वृत्त का निर्माण करती है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़े वृत्त का निर्माण 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही करती है। ठीक है, उसके बाद में एक महत्वपूर्ण रेखा है कर्क रेखा। 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। अब देखो ये रेखा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा वह सीमा है जहाँ तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यानी उत्तर की बात की जाए तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर सीधी चमकती है, उससे ऊपर नहीं जाती है। और दक्षिण के अंदर सूर्य की किरणें मकर रेखा के ऊपर सीधी चमकती है, उससे ऊपर उससे नीचे नहीं जा पाती हैं। यानी सूर्य की किरणों का अगर बिल्कुल सीधेपन की बात की जाए तो वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चलती रहती है। आर्टिक वृत्त, एक बात यहाँ पर और ध्यान दे लो, ये जो कर्क रेखा है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। कैंसर का मतलब कर्क होता है। कर्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन, यानी कर्क रेखा के ऊपर जब सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है, इस दिन सूर्य कर्क उसमें राशि में होता है। ठीक है, इसलिए इसे कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक का मतलब होता है उष्णकटिबंध से लगाते हैं, यानी कि जहाँ सूर्य का ताप अधिकतम प्राप्त होता है, तो इसको कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तथा ये जो अपनी मकर रेखा है, एक सेकेंड, जो अपनी मकर रेखा है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। कैप्रिकॉर्न मतलब मकर, यानी इस दिन जब सूर्य है वो 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, उस दिन सूर्य होता है कौन सी राशि? मकर राशि में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत। दोस्तों जैसे आर्टिक महासागर उसके नाम पर ही आर्टिक व्रत हुआ है, तो आर्टिक व्रत का मतलब अपने को 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश नहीं मानना है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अपने को मानना है आर्टिक व्रत। ठीक है, और अंटार्कटिक व्रत है वह 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को दक्षिण ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये कहते हैं कर्क रेखा को। ठीक है, अक्षांश जिस पर दिन और रात की अवधि समान होती है तो वह अक्षांश होगा भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर दिन और रात की अवधि समान होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य वहां पर बिल्कुल सीधा चमकता है। अब हम बात करेंगे कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखाएं कहाँ से होकर गुजरती हैं। तो हम केवल भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में बात करेंगे। तो भूमध्य रेखा की बात की जाए तो भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा है वह एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया की बात की जाए तो एशिया के लगभग दक्षिण से, यानी जो द्वीप समूह आते हैं अपने इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, वहाँ से होकर गुजरती है। अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका के बीचों बीच, और दक्षिण अमेरिका की अगर बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका के लगभग उत्तरी भाग से यह होकर गुजरती है। कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा है वो किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? एशिया महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप के अंदर अपने भारत, म्यांमार वगैरह यहाँ से होकर जाती है। अफ्रीका के उत्तरी वाले भाग से होकर जाती है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों प्रमुख जो अक्षांश रेखाएं हैं, कर्क, मकर और सात भूमध्य रेखा, ये तीनों गुजरती हैं। तो एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा, यानी उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर मकर रेखा की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच होकर गुजरती है, अफ्रीका के दक्षिण भाग से और दक्षिण अमेरिका के लगभग मध्य से और थोड़ी नीचे से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है एकमात्र महाद्वीप जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो दोस्तों वो
अपना अफ्रीका महाद्वीप। भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो कर्क रेखा है, जो अपने यहाँ से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश यहाँ से होकर ये जाती है। तो राजस्थान से ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती है। अब देखो उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? जैसे ये अपना ग्लोब है, ठीक है, ये होगी भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये होगी मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वह कहलाएगा उष्णकटिबंध, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर सूर्य की किरणों का साल के अंदर कम से कम एक बार कम से कम सीधी चमकती है, ठीक है। और जबकि कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर का जो भाग है वह कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश से लेकर कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध, जहाँ पर गर्मी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है। अगला प्रश्न हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, कर्क और मकर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कर्क और मकर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाएगा, क्योंकि वर्ष में कम से कम एक बार यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो दोस्तों एक बार तो पड़ेंगे कहाँ पर? कर्क रेखा और मकर रेखा पर एक एक बार, बाकी इनके बीच के क्षेत्र पर वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, एक बार ऊपर जाते टाइम, एक बार आते टाइम। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त, यानी कि ये अपना ग्लोब हो गया, ये हो गया अपनी भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, और ये हो गया आर्कटिक वृत्त, ये हो गया अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो यहाँ पर मकर रेखा से और अंटार्कटिक वृत्त तक और कर्क रेखा से और आर्कटिक वृत्त तक के बीच का क्षेत्र है, जहाँ पर सूर्य की किरणें हैं वो कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती है हमेशा। यह क्षेत्र कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। अगला प्रश्न हमारा, आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिण ध्रुव तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा? दोस्तों ये अपना ग्लोब हो गया और ये भूमध्य रेखा, ये हो गया आर्कटिक वृत्त और ये हो गया अंटार्कटिक वृत्त। तो यहाँ से और उत्तरी ध्रुव तक और यहाँ से दक्षिण ध्रुव तक का ये जो क्षेत्र है ये शीत कटिबंध कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर 6 महीने लगातार सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और 6 महीने लगातार रात होती है, यानी 6 महीने दिन होते हैं तब भी सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात की थी पृथ्वी की गतियों वाले में। अगला है, सूर्य की लंबवत किरणों के लिए सीमा रेखा कार्य कौन करती है? यानी सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ती हैं, सीधी किरणें पड़ती हैं, उनके लिए सीमा रेखा कौन बनाती है? तो दोस्तों कर्क और मकर रेखा उनके लिए सीमा रेखा कार्य करती हैं, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा तक ही बिल्कुल सीधी चमकती है, कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाती और मकर रेखा से नीचे सीधी नहीं जाती, इसलिए कर्क और मकर रेखा है वह सूर्य की लंबवत किरणों के लिए सीमा रेखा का कार्य करती हैं। प्रकाश वृत्त कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त को। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर, अब हम इसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखाएं ग्लोब के ऊपर उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं हैं, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इनको जो रेखाएं मिलाती हैं वो कहलाएंगी क्या? देशांतर रेखाएं। जबकि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई थी, ठीक है। अब देखो, अब इनकी विशेषताएं अपने आप अपने सामने आ जाएंगे अगर हम इनको थोड़ा डायग्राम बना के देख लेंगे। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, यानी भूमध्य रेखा है इसको समकोण पर काटती हैं, 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, वह कहलाते हैं देशांतर रेखाएं। यानी देशांतर रेखाएं हैं वह उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती है। अगला प्रश्न है, किसी प्रदेश की पूर्व पश्चिम अवस्थिति का समय निर्धारण किससे होता है? तो दोस्तों देखो, 2 चीज़ें अपने को याद करनी है तुलनात्मक रूप से, अब अपना टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर किसी स्थान यानी भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिणी भाग की अगर अपने को दूरी याद करनी है, कोणीय दूरी, तो वह तो कहलाएगी अक्षांश। और देशांतर रेखा यानी किसी प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी अवस्थिति याद करनी हो कि कोई स्थान कितने डिग्री पूर्व में है, कितने पश्चिम में है, ठीक है, तो वह अपने देशांतर से ज्ञात किया जाएगा। ये 0 डिग्री देशांतर है, इससे किसी स्थान की दूरी की यह कितने डिग्री पूर्वी में है या कितने डिग्री पश्चिम उसमें मतलब गोलार्ध में, तो उसका निर्धारण भी अपन देशांतर रेखा से करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय का निर्धारण है वो देशांतर रेखा के माध्यम से किया जाता है, ना कि अक्षांश रेखा के माध्यम से। अगला प्रश्न हमारा, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये अपना ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री देशांतर हो गई, ठीक है। 180 जो
यहाँ पर देशांतर है वो इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है और 180 पश्चिम में है। तो इस हिसाब से तो टोटल 180 प्लस 180 प्लस 1 361 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर याद रखने लायक बात यह है कि 180 डिग्री जो देशांतर है वह एक ही है। यानी यहाँ से जाएंगे वापस, यहाँ से पूर्व की ओर जाएंगे और यहाँ से पश्चिम की ओर 1 2 3 4 गिनते हुए जाएंगे। 180 डिग्री जो देशांतर है वो एक ही है। उसको पूर्वी देशांतर कह लो या पश्चिमी देशांतर कह लो, एक ही है। इस वजह से देशांतरों की कुल संख्या 180 है। 180 प्लस 180 360 है, ना कि 361, क्योंकि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिम देशांतर एक ही काल्पनिक रेखा है। अगला प्रश्न है, दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र कहलाता है गोरे और हमने अक्षांशों के बीच का क्षेत्र पढ़ा था जालिया कटिबंध। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। दोस्तों देखो, फिर दोबारा से देखते हैं हम। ये अपना ग्लोब हो गया, ये देशांतर रेखाएं हो गई। अब इनके जो मध्य की दूरी है, इनके मध्य की जो दूरी है वो, एक सेकेंड, ये अपना ग्लोब हो गया और ये देशांतर रेखाएं होगी। तो इनके मध्य की दूरी है वह सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, क्योंकि दोनों ध्रुवों के ऊपर तो देशांतर रेखाएं एक बिंदु पर मिली हुई है, ठीक है। तो इनके मध्य की सर्वाधिक दूरी है, उस सर्वाधिक दूरी मिलेगी अपने को भूमध्य रेखा के ऊपर। अगर प्रश्न आए कि दो देशांतरों के बीच की दूरी समान होती है, नहीं होती है, उल्टा है। यानी अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो असमान है, दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है। और 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी जो अक्षांश है वो बिल्कुल एक बिंदु मात्र है, जबकि देशांतर रेखाओं की लंबाई है वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। लेकिन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो बिल्कुल समान है, क्योंकि वो समानांतर है, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी असमान है। दोनों दोनों ध्रुवों के ऊपर ये एक बिंदु मात्र के ऊपर मिल जाती है, यानी बीच की दूरी बिल्कुल भी नहीं होती है। जबकि भूमध्य रेखा के ऊपर इनके बीच की दूरी है वो सर्वाधिक होती है, 111.32 किलोमीटर। यानी भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक रहेगी 111.32 किलोमीटर, जबकि हमने अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पढ़ी थी 111 किलोमीटर, जो बिल्कुल समान होती है सभी जगह। अगला प्रश्न हमारा, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा का मतलब होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि सबसे महत्वपूर्ण रेखा प्रधान रेखा, तो ये 0 डिग्री देशांतर रहेगी, ठीक है। इसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। और अंतर्राष्ट्रीय मानक, दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा यानी वह रेखा जिससे किसी स्थान के समय की गणना की जाती है, तो वह होगी, वह भी 0 डिग्री देशांतर ही कहलाएगी। कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि देखो अपना देश है 5.5 घंटा आगे टाइम है इसका ग्रीनविच से, तो इसका टाइम निर्धारण हमने कहाँ से किया, ग्रीनविच रेखा से किया, 0 डिग्री देशांतर। यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा जो अपनी समय रेखा है वह भी 0 डिग्री देशांतर ही कहलाएगी, ठीक है। अगले, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा पूछे तब तो 0 डिग्री देशांतर, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूछे तो अपना आंसर आ जाएगा 180 डिग्री देशांतर। यानी पूर्वी देशांतर पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है ये। तो देखो अपने को क्या करना है, जैसे ये अपन ने, ये पूरा विश्व हो गया, ठीक है। ये होगी 0 डिग्री देशांतर, अच्छे से इसको समझना भाई, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। और ये है 180 डिग्री देशांतर। इस लाइन पे मान लो या इस लाइन पे मान लो, जब घूम के गोल मैप बनेगा तो यही चीज़ आएगी। तो ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। ये वाली, ये 0 डिग्री देशांतर है। इससे तो किसी स्थान का समय निर्धारण किया जाता है, जैसे भारत का है 5.5 घंटे आगे है भारत का, ठीक है। और जबकि ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसे पूरे विश्व की जो तारीख तिथि है ना उसका निर्धारण किया जाता है। यानी कि ये जो क्षेत्र है पश्चिम वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, इसके अंदर एक दिन पीछे होता है, जबकि इस क्षेत्र के अंदर एक दिन आगे होता है समय। या यानी अगर तिथि की बात की जाए तो उसका निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के माध्यम से किया जाएगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी क्या कहलाती है। प्रधान यामोत्तर का मतलब हो गया अपनी 0 डिग्री देशांतर। इससे किसी स्थान की कोणीय दूरी अगर हम नापेंगे तो वही क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी देशांतर। और अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी नापेंगे तो वह कहलाएगी अक्षांश। एक देशांतर को पार करने में लगने वाला समय 4 मिनट, यानी सूर्य एक देशांतर को 4 मिनट के अंदर पार कर लेता है। इस प्रकार से 1 घंटे के अंदर सूर्य द्वारा 15 देशांतर पार किए जाते हैं। और पूरे अगर 24 घंटे की बात करेंगे तो वही 360, यानी एक चक्कर पूरा पृथ्वी का आ जाएगा।
45 डिग्री अक्षांश पर देशांतरों के मध्य की दूरी होती है 79 किलोमीटर। ये कुछ एनसीईआरटी का फैक्ट था, ये थोड़ा देख लेना। अब हम देशांतरों की विशेषताएं देखते हैं भाई। देखो, एक तो ये ग्लोब के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं काल्पनिक रेखाएं, जबकि अक्षांश के बारे में हमने पढ़ा था ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो उत्तर और दक्षिण की ओर जाने पर कम होती हुई चली जाती है। सभी देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी असमान होती है, जबकि देशांतर रेखाएं समानांतर खींची गई है, जबकि अक्षांश रेखाएं समानांतर खींची गई है, उनके मध्य की दूरी समान होती है। स्थानीय समय क्या होता है भाई? जो स्थान सूर्य के ठीक सम्मुख होता है वहां दोपहर का समय होता है, ये स्थानीय समय है। स्थानीय समय का मतलब होता है जब स्थान विशेष पर सूर्य की किरणें जिस हिसाब से पड़ती है उस हिसाब से अगर हम समय का निर्धारण करें तो वह उस स्थान का स्थानीय समय कहलाएगा। यानी कि जब किसी स्थान पर सूर्य की किरणें बिल्कुल हमारे सर के ऊपर पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, तो उस समय 12 माना जाता है कि भाई 12 बज गए। जबकि मानक समय क्या होता है? मानक समय वो होता है जो किसी देश के द्वारा अपने देश का निर्धारित किया हुआ समय होता है कि भाई इस रेखा के ऊपर किसी रेखा को मानक उस देश के मानक यामोत्तर घोषित कर दिया जाता है कि इस रेखा के ऊपर जब सूर्य सीधा चमकेगा तब पूरे देश की घड़ियों के अंदर 12 बज जाएंगे, उस हिसाब से टाइम चलेगा, ना कि स्थानीय समय। तो मानक समय ये स्वेच्छा से चयनित यामोत्तर का स्थानीय समय होता है, यानी स्वेच्छा से किसी एक देशांतर रेखा का चयन कर लिया जाता है और उसके समय को पूरे देश का समय माना जाता है। पृथ्वी को एक एक घंटे की कितने समय क्षेत्र जोन में बांटा गया है? टोटल 24 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर है। मतलब 15 डिग्री एक घंटा हो गया, एक घंटे के अंदर 15 डिग्री देशांतर को पार करता है सूर्य। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने के गुणज के अंतर पर निर्धारित किया गया? 7.5। क्योंकि देखो भाई 15 डिग्री को पार करने में एक घंटा लगता है, 7.5 को आधा घंटा, तो आधे आधे घंटे के टाइम के ऊपर प्रत्येक देश का जो टाइम है वो मानक समय निर्धारित किया गया है, ताकि भाई गणना के अंदर समस्या नहीं आए। ग्रीनविच रेखा के दाईं ओर पूर्वी देशांतर और बाईं ओर पश्चिम देशांतर। देखो भाई, ये अपना हो गया ग्लोब और ये होगी ग्रीनविच रेखा। इससे ये जो पूर्व का जो क्षेत्र है, ये जो आधा हिस्सा है अपने ग्लोब का, अपने पृथ्वी का, ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और ये कहलाएगा अपना, ये कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। जबकि जो अपनी भूमध्य रेखा है इसके उत्तर का भाग है, ये कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध, और ये कहलाएगा अपना अपना दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब अगर पूर्वी अब अगर देशांतर रेखाओं की बात की जाएगी तो इसके पूर्व की ओर, यानी इस साइड जो रेखा है ये कहलाएंगी पूर्वी देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री, इधर 1 2 3 4 चलेंगी, और पश्चिम की ओर चलेंगी पश्चिम देशांतर 1 2 3 4। ठीक है। अब देखो, अब महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा मतलब कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व का समय कैसा रहेगा? देखो भाई, ये अपना ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री देशांतर होगी। इससे पूर्व का समय यानी इस साइड का समय कैसा रहेगा? तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य हमें पूर्व दिशा, पश्चिम, जो अपनी पृथ्वी वो पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा करती है, तो सूर्य हमें पूर्व दिशा से उदय होता हुआ दिखाई देता है। तो सूर्य सबसे पहले पूर्व में उदय होता है, यानी वहाँ का टाइम सबसे आगे रहेगा, और पश्चिम का टाइम जैसे जैसे पश्चिम में आएंगे वैसे वैसे टाइम आगे बढ़ेगा, यानी वहाँ का टाइम पीछे रहेगा। तो ग्रीनविच रेखा से पूर्व का टाइम है वो हमेशा आगे रहता है, जबकि ग्रीनविच रेखा इस रेखा से पश्चिम का जो टाइम है वो हमेशा पीछे चलता है। ये बात याद रखना, यानी समय आगे पीछे की बात आएगी तो ग्रीनविच रेखा अपने माइंड में आनी चाहिए कि ग्रीनविच रेखा से पूर्व का टाइम है वो आगे और पश्चिम का टाइम है वो पीछे रहता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के दाईं ओर। अब देखो, यहाँ पर हमें देशांतर रेखा के बारे में देखना है। जैसे ये अपना पूरा मान लो विश्व का मानचित्र हो गया, और ये होगी अपनी 180 डिग्री देशांतर, इसको मान लो या इसको मान लो। ठीक है। और ये होगी अपनी ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर। ठीक है। और ये होगी 180 डिग्री। अब देखो, अब प्रश्न क्या पूछा है इसके अंदर? प्रश्न पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि 180 डिग्री देशांतर की बात कर रहे हैं, इसके दाईं ओर कौन सा देशांतर होगा? तो इसके दाईं ओर, इसका दाईं ओर हो गया इधर, तो इसके दाईं ओर होगा हमेशा पश्चिमी देशांतर। अपने को ये चीज़, ये डायग्राम याद रखना है माइंड के अंदर, इससे ही हम ऐसे प्रश्न हल करेंगे समय वाले। तो 180 डिग्री देशांतर के दाईं ओर की बात करेगा तो
इधर कौन से देशांतर होते हैं? पश्चिम देशांतर। और अगर 180 डिग्री देशांतर के बाईं ओर की बात करेगा तो इधर होते हैं पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये रेखा यही रेखा है, ठीक है। तो ये हो गए, यानी पूर्व वाले डब्बे में तो हो गए पूर्वी देशांतर और इस डब्बे में हो गए पश्चिमी देशांतर। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी यहाँ पर 180 कर लो भाई, 180 डिग्री देशांतर से बाईं ओर जाएंगे तो, अगर बाईं ओर जाएंगे तो हो जाएगा कौन सा? पूर्वी देशांतर, और दाईं ओर पश्चिम देशांतर। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो ये टॉपिक, क्योंकि बोर्ड के माध्यम से ज़्यादा अच्छे समझा पाता, जो फिलहाल संभव नहीं है, तो आप कॉल कर सकते हो, मैं आपको कॉल पर भी समझा दूंगा ये टॉपिक पूरा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर जाने पर, अब देखो एक दिन कम और ज़्यादा वाला मैटर आता है, वो हमें समझना है। तो हमें समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी दो डब्बे याद कर लो कि इन दोनों डब्बों के अंदर पूर्व वाले डब्बे में एक दिन आगे होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पहले उदय होता है, और पश्चिम वाले डब्बे के अंदर ये हो गया पूर्व वाला डब्बा, इसके अंदर एक दिन आगे होता है डेट, और ये होगा पश्चिम डब्बा, इसके अंदर एक दिन पीछे होता है। अब वो कहाँ से पूछे ये अपने को देखना है। अगर मान लो ग्रीनविच से पूछे तो ये होगी ग्रीनविच, इससे पूर्व दिशा में आने पर एक दिन ज़्यादा होता है, पश्चिम दिशा में जाने पर एक दिन कम हो जाता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूछे तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यहाँ से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन पीछे हो जाएगा, और पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन आगे हो जाएगा। यानी अपने को ये डब्बा याद रखना है, जिस रेखा से पूछे उसको देखकर उसको बता देना है कि इस डिब्बे के अंदर एक दिन आगे और इसके अंदर एक दिन पीछे, ठीक है। अब वो जिससे पूछे उससे हमें पूर्व पश्चिम की जो अपनी दिशा है उसका निर्धारण करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये आर्कटिक सागर, बेरिंग जल संधि, चूकी सागर, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी बार विचलित हुई है? टोटल 8 बार ये रेखा विचलित हुई है, और ये 3 स्थानों से हटी है। कहाँ कहाँ से हटी है? एक तो ये साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए, देखो इसके अपने स्थान से हटने का मूल कारण यही है कि एक ही प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं उनके अंदर समय अलग अलग नहीं हो, इस वजह से इसको इसको जगह जगह पर इसको मोड़ा गया है, ताकि एक ही प्रशासन के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं वो एक ही रेखा के अंतर्गत आए, वरना उनके अंदर ही एक एक दिन का फर्क हो जाएगा। तो एक तो साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्व की ओर मोड़ी गई है। और दूसरा, बेरिंग सागर में, थोड़ा मानचित्र देख लें, बेरिंग सागर में ये रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, और फिजी द्वीप समूह और न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए इसे दक्षिण प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा में मोड़ा गया है। अब प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? क्योंकि प्रशांत महासागर में अवस्थित एक ही प्रशासकीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न द्वीपों के मध्य समय व तिथि का अंतर समाप्त करने के लिए, ताकि भाई उनके अंदर अंतर नहीं हो, यानी एक द्वीप के अंदर ही ऐसा नहीं कि एक दिन आगे चल रहा है एक दिन पीछे। भारत का मानक समय, प्रमाणिक समय किससे निर्धारित किया गया? तो भारत की मानक रेखा है 82.5 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के ऊपर जब सूर्य सीधा चमकता है तो वहां से टाइम का निर्धारण किया गया है पूरे देश के अंदर। और यह रेखा नैनी इलाहाबाद से होकर यानी प्रयागराज से होकर गुजरती है। तो इसके अंदर नैनी भी नाम आ जाता है, मिर्जापुर भी आ जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो यहाँ से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। दोस्तों हमने पढ़ा था कि ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर आने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। और दिन की बात की जाए तिथि की, तो तिथि भी पूर्वी ये जो गोलार्ध है अपना, इसके अंदर एक दिन आगे होता है, पश्चिम गोलार्ध में एक दिन पीछे होता है समय। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब निर्धारित किया गया? 1884 के अंदर, वाशिंगटन के अंदर। भारत और श्रीलंका का मानक समय समान है। तो दोस्तों ये मैंने आपको अक्षांश और देशांतर रेखा का टॉपिक समझाने की कोशिश की। अगर ब्लैक बोर्ड होता तो उसके माध्यम से और अच्छे से इस टॉपिक को समझाया जा सकता था, जो फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें।